हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दिल से दिल तक के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पहले तो हम बचे हुए पार्ट को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बात किया पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल में हमने आपको बताया कि पार्टिसिपल ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो वर्ब से बने होते हैं। पार्टिसिपल ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो वर्ब से बने होते हैं, इसलिए हम इन्हें वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। इन्हें वर्बल एडजेक्टिव इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये वर्ब से बने एडजेक्टिव हैं और वर्ब एक सेंटेंस में या तो एक्शन बताती है या फिर स्टेट बताने का काम करती है। तो पार्टिसिपल में हमने सबसे पहले दो दायरों की बात की। पहला दायरा हमने बात किया प्रेजेंट पार्टिसिपल का, जिसमें से हमने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यदि एडजेक्टिव का काम करे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यदि एडजेक्टिव का काम करे तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसी में हमने दूसरी बात बताई थी पास्ट पार्टिसिपल की, और पास्ट पार्टिसिपल में हमने कहा था कि जब भी वर्ब की कोई तीसरी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे मैंने इसमें एक एग्जांपल लिखा था द कोर्स वाज अपडेटेड। तो यहाँ पर अगर मैं इस अपडेटेड की बात करूं तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये अपडेट की थर्ड फॉर्म है। इस वजह से मैंने इसे पास्ट पार्टिसिपल कहा था। और ये अपने आप में प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव हुए जो सेंटेंस के आखिर में आते हैं और उस सेंटेंस में विशेषता बताने का काम करते हैं। एडजेक्टिव के दो टाइप्स, पहला टाइप प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और दूसरा टाइप एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव होता है जो नाउन के पहले आता है। जैसे मैं लिख दूं कि राम इज एन ऑनेस्ट मैन। तो यहां पर ये मैन एक नाउन हुआ और इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम किया इस शब्द ऑनेस्ट ने। इस वजह से ऑनेस्ट यहां पर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव हुए जो नाउन के पहले आकर उस सेंटेंस में उस नाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, उसकी क्वालिटी बताने का काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा है राम एक सब्जेक्ट है और राम का एग्जैक्ट मीनिंग होता है परफेक्ट मैन। एक ऐसा आदमी जिसके अंदर सभी गुण विद्यमान हो उसे हम राम कहते हैं, मीन्स परफेक्ट मैन। दोस्तों ये हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की और प्रेजेंट पार्टिसिपल के अलावा हमने बात की पास्ट पार्टिसिपल की। दो पिलर की हमने चर्चा की। अब हम तीसरे पिलर की चर्चा करेंगे, तीसरे टाइप की चर्चा करेंगे जिसे हमने नाम दिया परफेक्ट पार्टिसिपल। दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल जब भी मैं परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करता हूं तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म जोड़कर हमेशा परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल ऐसे पार्टिसिपल हुए जो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म जोड़कर बनाए जाते हैं। जब भी मैं इस शब्द परफेक्ट की बात करता हूं तो परफेक्ट का एक्शन एक ऐसा एक्शन हुआ जो अपने आप में कंप्लीट होता है। दोस्तों मैं आपको इस परफेक्ट टेंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा टेंस के चैप्टर में। तो यहाँ पर परफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो परफेक्ट का एक्शन एक ऐसा एक्शन हुआ जो अपने आप में कंप्लीट हुआ। यानी मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो परफेक्ट पार्टिसिपल ऐसे पार्टिसिपल हुए जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं, जो अपने आप में कंप्लीट हुए परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखा है having heard all the arguments the judge announced the verdicts। ठीक है, having heard the arguments, सुनने का काम किसने किया? जज ने। सुनने का काम जज ने किया। और ये जो आगे एक्शन है ये एक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर हैविंग के साथ ये हर्ड मैंने थर्ड फॉर्म का यूज किया और हैविंग के साथ ये थर्ड फॉर्म काम कर रहा है
परफेक्ट पार्टिसिपल का, ये काम कर रहा है परफेक्ट पार्टिसिपल का। दोस्तों इन सभी बातों को आप लिखेंगे और इन सभी चीजों का स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम बात को थोड़ी और आगे बढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इन चीजों को लिख लिया होगा। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अगली बात जो हम करना चाहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये दोस्तों जिस टॉपिक की हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे कॉम्पिटिटिव की बात करें या फिर हम बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे हम जिस भी बोर्ड की बात करें, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड की चर्चा अगर हम करें तो दोस्तों दो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। पहला टॉपिक है दोस्तों, दो यूजेस पर ये टॉपिक डिपेंड है। पहला यूज है बिफोर का और दूसरा यूज है दोस्तों इन फ्रंट ऑफ का। इन दोनों का यूज काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले हम बिफोर का यूज सीखेंगे, इसके बाद हम इन फ्रंट ऑफ का यूज सीखेंगे। यदि मैं इस इन फ्रंट ऑफ की बात करूं तो इस इन फ्रंट ऑफ में ये ऑफ एक प्रीपोजिशन, इन भी एक प्रीपोजिशन और फ्रंट यहाँ पर नाउन। तो बात जब की जाती है एक प्रीपोजिशन और यहाँ पर दूसरा प्रीपोजिशन, उसके बीच में जब कभी भी नाउन आए दोस्तों तो उसे हम एक नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं दोस्तों कंपाउंड प्रीपोजिशन, जिसे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन। दोस्तों यदि आपको चीजें समझ में आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप इसे समझते रहिए। यदि मैं यहाँ पर इस सेंटेंस की बात करूँ इन फ्रंट ऑफ की, इन फ्रंट ऑफ में इन एक प्रीपोजिशन, ऑफ भी एक प्रीपोजिशन और यहाँ पर फ्रंट अपने आप में नाउन, तो इसे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों हम बिफोर और इन फ्रंट ऑफ के यूजेस की बेहतरीन चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि हम बिफोर की बात करें तो बिफोर की जब भी हम बात करते हैं तो बिफोर का यूज हम हमेशा लिविंग नाउन के साथ करते हैं। बिफोर का यूज हमेशा लिविंग नाउन के साथ करते हैं। और जब भी हम इन फ्रंट ऑफ की बात करते हैं तो इन फ्रंट ऑफ का यूज हम हमेशा नॉन लिविंग नाउन के साथ करते हैं। दोस्तों ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। कई बार बिफोर और इन फ्रंट ऑफ दोनों काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि यदि मैं बिफोर की बात करूं तो इस बिफोर का मतलब भी सामने और इस इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी सामने, इन दोनों का मतलब सामने होता है। बट यदि हम इनके हिंदी की तरफ जाएं तो ये दोनों टॉपिक हमें खूबसूरती से कंफ्यूज कर सकते हैं। सो हम इसके हिंदी की तरफ ना जाते हुए इनके मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। बिफोर यूज होता है लिविंग नाउन के लिए और इन फ्रंट ऑफ यूज होता है नॉन लिविंग नाउन के लिए। दोस्तों अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखूंगा और उन एग्जाम्पल से आप बिफोर और इन फ्रंट ऑफ को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा हाउ डेयर यू स्पीक, हाउ डेयर यू स्पीक। पहला ऑप्शन मैंने लिखा बिफोर, दूसरा ऑप्शन मैंने लिखा इन फ्रंट ऑफ, फिर मैंने लिख दिया मी। दोस्तों ये मैंने लिखा पहला एग्जांपल हाउ डेयर यू स्पीक बिफोर इन फ्रंट ऑफ मी। दोस्तों पहला ऑप्शन आपके सामने है बिफोर, दूसरा ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ मी। तो दोस्तों हमने कहा बिफोर का यूज हम लिविंग नाउन के लिए करते हैं, मींस जीवित नाउन के लिए करते हैं, जबकि इन फ्रंट ऑफ का उपयोग हम नॉन लिविंग नाउन के लिए करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर इस मी की बात करूं तो मी अपने आप में एक लिविंग नाउन हुआ। इस वजह से मैं यहाँ पर सही ऑप्शन बिफोर पर टिक करूंगा। काफी सारे लोग बोलते हैं हाउ डेयर यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी, जो कि अपने आप में गलत होता है, क्योंकि मी यहाँ पर एक ऐसा नाउन है जो कि लिविंग को दर्शाता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर बिफोर का यूज किया। आगे मैं कुछ एक और एग्जांपल लिखूंगा और उनके बेसिस पर चीजों को समझने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया हाउ डेयर यू स्पीक बिफोर मी लिविंग नाउन होने की वजह से हमने यहाँ पर बिफोर का यूज किया। दोस्तों अब हम कुछ और एग्जांपल हमारे सामने लिखे हैं, इन एग्जांपल्स को हम समझने का प्रयास करेंगे और हम यहाँ पर सही यूजेस का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यदि मैं पहले सेंटेंस की बात करूं तो रीना प्रेजेंटेड द फैक्ट्स, रीना ने फैक्ट्स तथ्य को प्रेजेंट किया डैश द जज,
डैश द जज, जज के सामने। दोस्तों यहाँ पर जज कैसा नाउन है? जज अपने आप में, जज अपने आप में लिविंग नाउन है। इस वजह से, ये लिविंग नाउन होने की वजह से मैंने यहाँ पर यूज किया बिफोर। यदि मैं अगले एग्जांपल्स की बात करूं, अगले एग्जांपल की बात करूं तो रीना पार्क्ड हर कार, रीना ने अपनी कार को पार्क किया माय हाउस, मेरे घर के सामने। तो यहाँ पर हाउस अपने आप में नॉन लिविंग नाउन है, और नॉन लिविंग नाउन के लिए हमने आपको यूज करना बताया है। यहाँ पर हम यूज करेंगे बिफोर को छोड़ इन फ्रंट ऑफ का, बिफोर को छोड़ हम यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। तीसरे एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो देयर इज अ क्लॉक टावर डैश दिस पार्क। दोस्तों यहाँ पर दिस पार्क अपने आप में अगेन नॉन लिविंग नाउन है, इस वजह से मैंने यहाँ पर वंस अगेन यूज करने का प्रयास किया इन फ्रंट ऑफ। दैट टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फर्स्ट टॉपिक इज बिफोर एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इन फ्रंट ऑफ। Both topics are very important for your exam point of view and also your knowledge point of view. So we will discuss here important topic. The first topic is before and the next topic is in front of, So next topic we'll discuss about board question paper 2020 and the class of 10th. That is very important. So we will discuss about board question paper. This question paper I have, and this question paper discussed. First of all, is this topic screenshot, take the screenshot and notes your copy. That is very important. So today and now discuss very important aspect of board question paper. So board question paper 2020 class 10th, and let's have discussed today. So first question section C, and this section is grammatical section, and the correct spelling of grammar GRAMMAR. So first question, he dash to school daily. We have three options. First go, and the next option is going, and the third option is goal. We have three options and tackle this question. He dash to school daily, and look at here very carefully in this sentence. First of all, here is keyword of present indefinite tense daily. We have some keyword always represent the present indefinite tense, like daily, always, never, seldom, daily, always, rarely, rarely, scarcely. We have some keyword represent the present indefinite tense. दोस्तों ये कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जो हमारी सेंटेंस में दिखाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। यदि किसी भी सेंटेंस में हमें डेली, नेवर, सेल्डम, ऑलवेज, रियरली, बेयरली, स्कार्सली जैसे शब्द आ जाए तो हम उस सेंटेंस में हम हमेशा यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों हमें यहाँ पर चेक करना होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो गो भी आता है, गो के अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर गोज भी आता है, और गोइंग तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में टेंस में आता है, इसलिए गोइंग यहाँ से मैंने हटाना चाहा। तो अब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट देखा ही कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, और नियम कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया नहीं जाता, इसलिए मेन वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में सिंगुलर, जब भी हम सिंगुलर की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में हम यूज करते हैं यस या फिर यस। तो हमने यहाँ पर लगाया गोज। तो पहले ऑप्शन में हमने लगाया ही गोज टू स्कूल डेली। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जैसे इसमें सेंटेंस कह रहा है नम्रता इज गोइंग डैश अ
न्यू मोबाइल, डैश अ न्यू मोबाइल। 3 ऑप्शन मैंने यहाँ पर रखे। पहला ऑप्शन है वाई, दूसरा ऑप्शन मैंने लिखा टू वाई, और तीसरा ऑप्शन मैंने लिखा व्हाट। ये 3 ऑप्शन हमारे सामने हैं। इन 3 ऑप्शंस के द्वारा हम इस सेंटेंस को करना चाहेंगे। नम्रता इज गोइंग, यहाँ पर लिखा है नम्रता इज गोइंग। यहाँ पर इज गोइंग लिखने की वजह से यहाँ पर वाई आ नहीं सकता, और यहाँ पर अगर इस गोइंग की बात करूं तो ये एक गोइंग ऐसी फाइनाइट वर्ब है जिसके बाद आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब का पैटर्न डिसाइड होता है। इस वजह से हमने यूज किया टू वाई का। नम्रता इज गोइंग टू बाई अ न्यू मोबाइल। यहाँ पर टू वाई काम कर रहा है इन्फिनिटिव का, यहाँ पर ये काम कर रहा है इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1। दोस्तों 2 प्रश्न का हमने डिस्कशन किया। इन प्रश्न को आप लिखेंगे क्योंकि ये बोर्ड है, ये दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपने इन प्रश्नों को किया तो बोर्ड परीक्षा में निश्चित तौर पर आप बेहतरीन स्कोर करेंगे। तो दोस्तों हम तीसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। तीसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यदि मैं बात करूं व्हेन, प्रश्न लिखा है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। व्हेन दे reached the bus stand, comma, the bus had already dash। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन है, लीव, दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर लिविंग। दोस्तों ये 3 के तीनों लीव, ये लीव का सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ये लिविंग कंटिन्यूअस के रूप में है। तो व्हेन दे रीच द बस स्टैंड, यहाँ पर बस स्टैंड अपने आप में कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। द बस हैड ऑलरेडी। दोस्तों यदि इस एक सेंटेंस में नियम कहता है कि यदि किसी भी सेंटेंस का पहला पार्ट जो यहाँ तक हुआ, दूसरा पार्ट ये है, किसी भी सेंटेंस का पहला पार्ट यदि पास्ट में हो तो आने वाला दूसरा भाग भी नियम के अकॉर्डिंग पास्ट टेंस में होना चाहिए। और इस सेंटेंस में पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सिर्फ एक ही है, लेफ्ट, तो मैंने यहाँ पर लगाया लेफ्ट। दोस्तों किसी भी एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना काफी इंपॉर्टेंट है, और ये का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये चौथे प्रश्न का डिस्कशन हम करेंगे। रुचि was very tired, so he to bed early। यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने अगेन 3 ऑप्शन है, go, went और gone। फिर से 3 ऑप्शन हमने लिखा। रुचि was very tired, बात वही की वही रह गई कि आने वाला टेंस पास्ट में है, तो कायदे से जो ये पहला भाग पास्ट में, तो कायदे से आने वाला दूसरा भाग भी पास्ट में होना चाहिए। इस वजह से हमने यहाँ लिखा सो ही वेंट टू बेड अर्ली। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 5 के डिस्कशन करेंगे। मैंने लिखा आई हैव बीन डैश इंग्लिश सिंस 1987। तो पहला ऑप्शन हमने यहाँ पर लिखा टीच, टॉट, और अगला ऑप्शन है यहाँ पर टीचिंग। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम देखेंगे। आई हैव बीन, इस सेंटेंस की अगर मैं हैव बीन की बात करूं तो हैव बीन एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमेशा हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों लिखा है सिंस 1987। यहाँ पर ये ईयर है और ईयर के पहले सिंस आता है। मैं एक फार्मूला आपको बताता हूँ सिंस और फॉर के तरीकों को यूज करने के लिए। दिन, सन, बजे, सुबह और शाम, इनमें आता सिंस का काम। मॉर्निंग, इवनिंग, दिन, सन, बजे, सुबह, कोई भी टाइम हो सिंस का यूज। दिन, सन, बजे, सुबह और शाम, इनमें आता सिंस का काम। तो यहाँ पर ये एक ईयर है, सन है, इस वजह से मैंने यहाँ पर सिंस का यूज किया, और बाकी के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, FOR। तो आई हैव बीन, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा टीचिंग इंग्लिश सिंस 1987। इन प्रश्नों को लिखेंगे। और दोस्तों हम छठे प्रश्न का डिस्कस करते हैं, छठे प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि गायत्री डैश स्विम
in the river when he was young, when he was young। यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यूज और दूसरा ऑप्शन है यूज्ड टू। दोस्तों यहाँ पर गायत्री स्विम दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने की वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि गायत्री जब यंग थी तब वह रिवर के अंदर तैर सकती थी। तो यहाँ पर पास्ट की किसी हैबिट के बारे में बात किया जा रहा है, और जब हम पास्ट की किसी हैबिट के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम कोई और मॉडल हेल्पिंग वर्ब का नहीं, सिर्फ यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। और कायदे से अगर देखा जाए तो यूज्ड टू एक मॉडल है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर स्विम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब दोस्तों हम लास्ट प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर लिखा है 7वां क्वेश्चन, ही इज डैश MLA मींस, MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मींस विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर M की अगर मैं बात करूं तो M ये उच्चारण ए से है, और नियम से कायदे से यदि उच्चारण आ से आहा के बीच हो तो हम वहां पर एन का यूज करते हैं, लेकिन उच्चारण यदि का से ज्ञा के बीच हो तो हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, बशर्ते वो चीज अपने आप में एक विशेष महत्व न रखती हो। इस वजह से हमने लिखा ही इज द डैश एन एमएलए। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं लिख दूं ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तब आ हो जाएगा क्योंकि मेंबर में एम मा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने 7 प्रश्नों का डिस्कशन किया, इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप देख लेंगे। अब दोस्तों हम 2 प्रश्न की और चर्चा करेंगे, फिर क्लास को खत्म करेंगे। तो दोस्तों 1-2 फिल इन द ब्लैंक का डिस्कशन और करते हैं। पहला है कि सी स्टडीड हार्ड डैश फील्ड। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे सामने हैं, एंड, बट और सो। अगला प्रश्न है एवरी गर्ल अटेंड द क्लास डैश नंदिनी। तो दोस्तों यहाँ पर इस सेंटेंस में कह रहा है सी स्टडीड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बट वह फेल हो गई, लेकिन वह फेल हो गई। बट एक ऐसा कंजंक्शन है जो कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट विरोधाभास को दर्शाता है, मींस विपरीत चीजों को दर्शाता है। एवरी गर्ल अटेंड द क्लास, हर लड़की ने क्लास को अटेंड किया। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर एक्सेप्ट। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका मतलब होता है स्वीकार करना, और इसका मतलब होता है के अलावा। तो यहाँ पर सेंटेंस यही कह रहा है कि हर लड़की ने क्लास को अटेंड किया नंदिनी को छोड़कर। तो यहाँ पर मैंने लिखा एक्सेप्ट। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की चर्चा की। अब दोस्तों हम अगले वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे, जो टॉपिक है अपने आप में मॉडल एक ऐसा टॉपिक है जो दोस्तों जिससे हर एग्जाम में काफी हेल्दी और हैवी क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ फिर से नए शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।